ऑल ऑफ यू, आप रेडी हैं आज? तो चलें आज का काम करने। आज हमारा कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट का ये पहला चैप्टर फिनिश हो रहा है। वैसे तो मैम आप पिछले 3 क्लासेस से बोल रहे हो, बट बेटा आज तो पक्का डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 19, 20, 21 सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। वी डोंट हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गो एंड बस छोटा छोटा सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में समझना है। सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में समझते हैं। इससे पहले एक छोटा सा वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर क्वेश्चन करके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? वो कहता है अमर इंजीनियरिंग एंगेज इन अ जॉब वर्क हैज कंप्लीटेड ऑल जॉब्स इन हैंड ऑन 30th of December। 30 दिसंबर तक उसके सारे काम खत्म हो चुके थे, एक्सेप्ट जॉब नंबर 447। सिर्फ जॉब नंबर 447 जो है ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है बेटा हमारा? ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, सो दिस इज नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ। The cost sheet on 30th December showed that the direct material and direct labor cost 40,000 and 50,000 respectively as having been incurred on job number 447। आपको कहा गया है कि जो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल बचा हुआ लगा है 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक जो मटेरियल लगा है वो है 40,000 का, और जो डायरेक्ट लेबर लगी है वो लगी है 50,000 की। राइट, ओके, बट 31 दिसंबर को मतलब एक दिन और में कुछ मटेरियल और लगा है, दैट इज 2000 का, और लेबर लगी है 8000 की। दैट मीन्स इन ऑल दिस बिकम्स 42,000 एंड दिस बिकम्स 58,000, और 42,000 और 58,000 मिलकर ये बन जाते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाता है बेटा? प्राइम कॉस्ट। कितना बेटा? 1 लाख। So this is 1 lakh, right? अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्ट लेबर इज 2000, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड इज 3000, बट ये सिर्फ एक ही दिन के दे रखे, 31 दिसंबर के। पहले कितने लगे वो नहीं दे रखा। और वैसे भी जब हम वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करते हैं तो अगर हमारे पास कोई बता रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, तो फिर हम लोग उसको एक्चुअल बेसिस पे नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस टू मेक द जॉब्स एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेस ऑफ 120% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दैट मीन्स इनडायरेक्ट लेबर वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है। हम इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो एक्चुअल वो भी एक ही दिन का दे रखा था, ओवरऑल कितना लगा है वो नहीं बता रखा था। और हमारे पास सिंस अपने पास एक परसेंटेज बेसिस पर है तो हम लोगों ने वो परसेंटेज यूज करना है। सो दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड इज 120% ऑफ वेजेस, एंड 58,000 का 120% बनाओ तो बनता है 69,600। एंड सो द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आपको पता है जो अभी तक काम इनकम्प्लीट है उस पर ऑफिस और सेलिंग तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन दिस बिकम्स 169,600, राइट? सो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर? नोट इज दैट व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड is given on some absorption basis, अगर फैक्ट्री ओवरहेड किसी के एब्जॉर्प्शन बेसिस पे दिए हुए हैं then we will ignore overheads on actual basis, राइट? जब हमें एब्जॉर्प्शन बेसिस पे दे रखा मतलब कुछ एक परसेंटेज बेसिस पे दे रखा हो तो हम एक्चुअल बेसिस पर नहीं लेते हैं, राइट? फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन के लिए फिर हम एक्चुअल नहीं लेंगे, किस पे लेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन, वो भी परसेंटेज बेसिस पे देंगे। परसेंटेज या कोई और चीज दे रखा हो, पर यूनिट वगैरह कुछ भी दे रखा हो, सो हम उस क्राइटेरिया पे लेंगे, ना कि हम लोग उसको एक्चुअल पे लेंगे, राइट? और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो ओवरहेड दे भी रखा था वो सिर्फ एक ही दिन का दे रखा था, 31 दिसंबर।
व्हाट अबाउट द ओवरहेड्स टिल 30th दिसंबर तक के जो ओवरहेड थे उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब हम एक्चुअल बेसिस पे भी उसको नहीं बना सकते हैं, राइट। वेल, इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा और डीप एक्सप्लेनेशन लेंगे, बट अभी नहीं, बस नेक्स्ट चैप्टर में रिकंसिलेशन में उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस के थोड़ी सी ये जो पॉइंट है ये वहां पर और इलेबोरेट आएगा, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे चल रहे हैं, बट क्वेश्चन नंबर आगे चलने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट अभी हम बस और एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर टाइमिंग अभी आपको समझा रही हूँ बेटा जी। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट इज ऑफ 4 टाइप्स। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। द वेरिएबल कॉस्ट, इट इज अ कॉस्ट that varies with units proportionately. It is a cost that varies with the units proportionately. जो units के साथ proportionately vary करे उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि सपोज करिए यूनिट्स हैं आपके 100 और सपोज कोई कॉस्ट है 500, और अगर यूनिट्स हो जाते हैं 400 तो ये हो जाना चाहिए 2000। सो आप देख रहे हैं पर यूनिट अभी भी 5 है और यहाँ पे पर यूनिट 5 है। तो अगर पर यूनिट वो कांस्टेंट रहता है, पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि अगर हम ग्राफ में देखें और यहाँ पे यूनिट्स डालें और यहाँ पे कॉस्ट डालें तो जो इसका ग्राफ आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, राइट। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते गए वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती गई। मतलब कि इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। यूनिट्स बढ़ा कॉस्ट बढ़ा, यूनिट्स बढ़ा कॉस्ट बढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। आपने लिख लिया सब कुछ, ओके। देन नेक्स्ट कम्स फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed cost, it is a cost that remain unchanged with units. यूनिट्स बढ़ते हैं तो भी ये कॉस्ट बिल्कुल सेम रहती है, यूनिट्स का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए कॉस्ट कॉस्ट बिल्कुल सेम है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट, राइट। सपोज करिए रेंट हमारा 10,000 था, अब यह चाहे यूनिट्स अब 0 बनाए या 1 बनाए या 2000 बनाए या कुछ और बनाए, अल्टीमेटली रेंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सो ये हमेशा क्या होता है, ये टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट, टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट। इसके अंदर हमेशा अमाउंट, ओवरऑल अमाउंट सेम रहता है। उसके बाद आता है बेटा जी हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में जानेंगे, बट अभी फॉर टाइमिंग समझिए कि ये वो कॉस्ट होती है जो कुछ यूनिट्स तक सेम रहती है उसके बाद वेरी करती है, राइट। कुछ यूनिट्स तक सेम रहेगी फिर और वेरी करेगी, या राइट ये 0 पे 0 नहीं है, बट हाँ जी यहां से कुछ इस तरह का चल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट तो क्या थी, 0 पे 0 थी, 1000 पे सपोज ऐसे था, ऐसे, मतलब बिल्कुल वेरी कर रहा था 0 के साथ। बट सपोज ये 5000 है और 5000 के ऊपर वेरी करना शुरू कर रहा है, सो इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर एन interval. This interval may be at 0 also, and then it varies, and then it varies. For example, our electricity bill. हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमारी सपोज 0 कंजम्पशन भी है तो भी कुछ मिनिमम अमाउंट तो आएगा ही आएगा, बट उसके बाद फिर जैसे जैसे यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, this is a semi variable cost. But then there is a next one that is called a semi fixed cost. ये कॉस्ट कैसा होता है जी, ये कुछ समय तक फिक्स्ड रहता है, फिर फिक्स्ड रहता है,
फिर उसके बाद ये जंप करता है, फिर ये फिक्स्ड रहता है, फिर ये जंप करता है, फिर ये फिक्स्ड रहता है, राइट। तो ये कॉस्ट जो कहलाती है, जो फिक्स्ड रहता है जंप करता है, फिक्स्ड रहता है जंप करता है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ये यूजुअली स्लैब्स में होता है, राइट। इट रिमेन्स फिक्स्ड for an interval jumps at a particular point and again remain fixed, right। तो क्या करना है जी, हमारा वो क्या करेगा, एक पॉइंट तक फिक्स रहेगा, उसके बाद फिर जंप करेगा, फिर फिक्स रहेगा, फिर जंप करेगा, फिक्स रहेगा। इज इट क्लियर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेमी फिक्स कॉस्ट। इज इट डन, राइट मैम। अब ये नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं सेमी वेरिएबल में कैसे काम करेंगे, सेमी फिक्स्ड में कैसे काम करेंगे। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी हमने इन 2 क्वेश्चंस को करना है और वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड सबको देख के आते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स per annum. The cost structure of the product manufactured is as under. The variable cost is material 8 rupees. Then labor subject to minimum 56,000 per month is 8 rupees and overhead is 3 rupees. यहाँ लेबर है तो वेरिएबल पर यूनिट, पर उनका मिनिमम 56,000 पर मंथ देना ही देना है। फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,04,000 and semi fixed is 48,000 per annum at 60% capacity, right। हमारी 100% कैपेसिटी कितनी है, 1,20,000, राइट। तो अभी हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें बताया गया है कि 1 to 60% कैपेसिटी तक आपको जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, इट इज सेमी फिक्स्ड ओवरहेड इज 48,000 पर एनम। पर एनम मतलब 48,000, दैट मीन्स पर मंथ मतलब 4,000। फिर बोलता है which increase by rupees 6,000 per annum for an increase of every 10% of the utilization or any part thereof. तो 61 से लेके 70 तक ये 6,000 बढ़ गया 54, देन 71 से 80 तक हो गया ये 60, 81 से 90 हो गया ये 66 और 91 से 100 तक हो गया ये 72। मतलब कि 4,500, दिस इज 5,000, दिस इज 5,500 एंड दिस इज 6,000। अब देखिए स्लैब है, जंप कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिर सेम रह रहा है ना। सो दिस इज अगेन अ सेमी फिक्स कॉस्ट इन आवर क्वेश्चन। फिर उसने कहा द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड बी 16% फॉर 2 months। 60% ऑफ 1,20,000 इज 2 months, राइट, 2 months है। फिर वो बोलते हैं 75% फॉर 6 months एंड 80% फॉर एनी पार्ट देयर ऑफ, राइट। 80% फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर। सो अगर 12 months में से बात करूं, 8 गया तो मेरे पास 4 months बच गए हैं जो कि 80% पे काम कर रहे हैं। अब बेटा जी मुझे पता है क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,20,000 है। सो 100% कैपेसिटी इज 1,20,000 पर एनम, दैट मीन्स 10,000 पर मंथ, डिवाइड बाय 12 किया, 10,000 पर मंथ। अब 60,000 का मतलब कितना हुआ, 60,000 का मतलब हुआ 60% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 6,000 पर मंथ। 75% कैपेसिटी का मतलब हुआ दिस इज 7,500 पर मंथ और 80% कैपेसिटी का मतलब हुआ 8,000 पर मंथ, राइट। ये हमारा कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है जी और हमारे को अब क्या बनाना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, मांग रहा क्या है,
So they calculate the estimated selling price for each unit of production assuming that there is no opening and closing stock. ठीक है जी, तो मैं ज़रा कॉस्ट शीट बनाना शुरू करती हूँ. मेरे पास 3 तरह के पीरियड्स हैं, राइट? For 2 months, 6 months, and 4 months. The last column is my total column, right? Okay, ready. Now, this is first of all 2 months, where capacity is 6,000 per month, right? फिर आया 6 months, this is 7,500 per month. Then I have 4 months, this is 8,000 unit per month. Here I am taking total. अगर मैं total production की बात करूं, हाँ जी चलिए, this is my production. For 2 months, my production is 6,000 per month, मतलब कि 12,000. For 6 months, it is 7,500 into 6, that is 45,000. And for 4 months, this is 32,000. Total कितना हुआ? Plus 45 plus 12, this is equal to 89,000. ये आ गई मेरी प्रोडक्शन. अब आता है डायरेक्ट मटेरियल. Direct material, as you can see, is nothing but variable per unit. 8 rupees per unit, so 12 8s are 96. 45,000 into 8 is 3,60,000. 32,000 into 8 is 2,56,000. So इन तीनों को मिला करके बना 7,12,000. राइट? अब आते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस. बट वेजेस के अंदर 8 रुपीज पर यूनिट तो है ही है, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 56,000 पर मंथ है. सो मैं अपना एक वर्किंग नोट बना रही हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, नहीं वर्किंग नोट नंबर 3 रादर. 2 वर्किंग नोट हम पहले बना चुके हैं. कौन कौन से? आप देखिए, एक हमारा वर्किंग नोट ये बन चुका है और एक हमारा वर्किंग नोट ये बन चुका है. ये 2 वर्किंग नोट्स हमारे रेडी हो चुके हैं. अब थर्ड वर्किंग नोट पर आ रही हूँ. दिस इज थर्ड वर्किंग नोट. थर्ड वर्किंग नोट में है लेबर पे देखते हैं 2 मंथ्स वाले पर, फिर 6 मंथ्स वाले पर और फिर 4 मंथ्स वाले पर क्या होगा. सबसे पहले लेते हैं वेजेस एट द रेट ऑफ 8. सो 6,000 पर मंथ मतलब कि 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 and 45,000 at the rate of 8 and 32,000 at the rate of 8. This is equal to 96,000. This is equal to 3,60,000 and this is equal to 2,56,000. But subject to a minimum of कितना? Subject to a minimum of 56,000 per month. मिनिमम कितना बोला है? बोलता है 56,000 पर मंथ. तो 56,000 into 2 is equal to 1,12,000. 56,000 into 6 is 3,36,000 and 56,000 into 4 is 2,24,000. Right?
अब इन दोनों में से हमारे को देखना है, सब्जेक्ट टू में से मिनिमम 56,000 पर मंथ था और 8,000 यूनिट्स, आप 8 पर यूनिट का निकाला है, तो कौन सा हमारा ज्यादा है? बेटा जब भी बोला जाए सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ मीन्स विच एवर इज हाई देखना है, और सपोज करो कोई बोले सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, दैट मीन्स विच एवर इज लेस देखना है। ये पॉइंटर रिमेंबर में अभी हम लिखेंगे, ठीक है? आप चाहे तो लिख भी आइए, पॉइंटर रिमेंबर वाला पेज खोलिए जरा और फटाफट एक पॉइंट लिख के आइए। whenever question says whenever question says subject to a minimum of, then we have to check whichever is higher. Written? Then we have to check whichever is higher. But if question says subject to a maximum of, then we have to see whichever is lower. Okay, so whichever is higher, मैं higher देख रही हूँ, it is equal to 1,12,000. इन दोनों में this is 360 और इन दोनों में it is 256. राइट? इन दोनों कंपेयर करिए, इन दोनों में 112 हायर था, इन दोनों में कंपेयर करिए ये हायर है, इन दोनों में कंपेयर करिए ये हायर है। गॉट इट? सो हमें समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने काम किया। अब हम इसको डाल के आते हैं माई वेजेस, राइट? अभी हम यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, दिस इज 1,12,000, दिस इज 360, this is 256, and the total is 728. Do you have any direct wages? No. Then what do you have? I have overheads of 3 per unit. That means variable overheads. 3 per unit बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 12 3 is 36, 45 into 3 is 135, 32 into 3 is 96,000, so 89 into 3 is 267. Simple units into 3 rupees, units into 3 rupees, units into 3 rupees. Done. अब इसके बाद कहा जाता है अपने को फिक्स्ड ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,04,000 पर एनम. 1,04,000 अगर पर एनम है, फिक्स्ड ओवरहेड्स per annum is 1,04,000. So per month it would be 1,04,000 divided by 12. This is equal to 8666. Right? So चलो आते हैं अब इस 8666 को करते हैं. This is 8666 बार per month into 2 months. This is 17333. Right? Into this is 34,667 and this is 52,000. So ये आ गया मेरा टोटल 1,04,000 है फॉर द ईयर. राइट? अब आता है मेरे पास नेक्स्ट सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स. सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको पता ही था, यहाँ स्लैब के फॉर्म में आया हुआ था. उन्होंने बताया है इट इज 48,000 एट 60% कैपेसिटी विच इंक्रीज बाय ₹6,000. हमने सारा कुछ निकाल लिया था. अब ये बताइए यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है. फर्स्ट 2 मंथ्स में 60% है और 60% पर हमारा स्लैब चलता है 4,000 पर एनम, सॉरी 4,000 पर मंथ, और 2 मंथ्स हैं. सो 4,000 पर मंथ इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000. But now in the rest of the 2 months it is 75% and 80%. So 75% and 80% है और 75% और 80% मतलब 5,000 पर मंथ है. So 5,000 पर मंथ का मतलब ये हुआ कि this is equal to 5,000 into 6 is equal to 30,000 and 5,000 into 4 is equal to 20,000. सो टोटल बन गया 58,000. राइट? ये हमारे पास टोटल आ गया जी
अब ये आने के बाद मैंने सिंपल टोटल कॉस्ट निकाला. मुझे टोटल से मंथली से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे तो सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालना है. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट देखते हैं. 7,12,000 plus 7,28,000 plus 2,67,000 plus 1,04,000 plus 58,000. It is equal to 18,69,000. Now comes profit. What was the profit? Profit is given to be profit of 25% on selling price. मतलब 1/4 of sale means 1/3 of cost. 1/4 of sale is equal to 1/3 of cost. So 1/3 of cost means cost का divide by 3 कर लीजिए. This is 6,23,000. Right? 6,23,000. और ये मेरा टोटल सेल्स आया. Total sales would be 24,92,000. So question मांगता क्या है जी? Question मुझसे मांग रहा है what is the selling price? So my estimated answer is my estimated selling price is 24,92,000 divided by 89,000 is equal to rupees 28 per unit. How much is it? This is 28 per unit, right? So my estimated selling price is rupees 28 per unit. Is it okay? Okay, so let's see that. ये हमारा रेडी हो गया जी. लो जी, अपन का काम रेडी है. ये भी हटा देते हैं. So my estimated selling price is asked and I have computed my estimated selling price. This is 28 per unit. So आपने सीखा बेटा. आपको कोई वर्किंग नोट डाउन करना है तो ये रहा सब कुछ आपके सामने. This is my working note number 1 and 2. This is my 1 and 2. Right? पॉज करके देख सकते हैं. उसके बाद ये मेरा कॉस्ट शीट आया टोटल कॉस्ट तक का. सो यू कैन सी मेरे टोटल कॉस्ट तक का कॉस्ट शीट है. यू कैन पॉज एंड राइट डाउन. फिर प्रॉफिट, सेल्स और सेलिंग प्राइस ओवरऑल से जितना भी आया हमारा. देन वी ऑल्सो प्रिपेयर्ड वर्किंग नोट नंबर 3 वेजेस, वर्किंग नोट नंबर 4 फिक्स्ड ओवरहेड्स. सो ऐसा करने से बेटा ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ. इस क्वेश्चन के अंदर हमने वेरिएबल भी देखा, फिक्स्ड भी देखा और हमने सेमी फिक्स्ड भी देखा. अभी सेमी वेरिएबल नहीं आया है ना. तो सेमी वेरिएबल के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. आ जाओ जी, चलो हमने सब कुछ कर लिया है. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 देखिए. A certain factory produces a uniform type of article and has a capacity of producing 1500 units per week of 48 hours. The following information shows the different elements of cost of 3 consecutive weeks of 48 hours each when the output has changed from week to week. हमारा आउटपुट दिया हुआ है और देखिए डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है. आउटपुट और मटेरियल दिया हुआ है. आउटपुट दे रखा है जी 400. अब देखिए पर यूनिट निकाल के देखते हैं. दिस इज 800 पर यूनिट इज 2 और 500 है. दिस इज 1000. तो ये कितना आ रहा है 2 और ये आ रहा है 800, ये आ रहा है 1600. दैट मीन्स 2. दैट मीन्स मटीरियल इज वेरिएबल. जब पर यूनिट वो कांस्टेंट है और यूनिट के साथ वो एग्जैक्टली वेरी कर रहा है तो मुझे पता चला कि पर यूनिट इज वेरिएबल. राइट. अब मैं आगे चलती हूं. अब हम लेबर को देखते हैं. सेम यूनिट्स के साथ जरा लेबर देखते हैं जी. वेजेस वो 1600, 2000 एंड 3200. देखिए पर यूनिट देखिए. दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4. मीन्स वेजेस इज ऑल्सो वेरिएबल.
वेजेस भी क्या है जी, वेरिएबल है, पर यूनिट 4 रुपीज आ रहा है। अब मैं अपने ओवरहेड्स देखती हूँ, वैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, बट अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट वो सेम नहीं है, राइट। सो देखिए आउटपुट के साथ 400 500 दो यूनिट्स भी ले लेते हैं हम, वे सेमी वेरिएबल में से देखिए आप यहाँ पर यूनिट सेम नहीं नजर है, 400 के साथ 3800 है, अगर आप पर्टिकुलरली डिवाइड करके देखेंगे तो वो आ रहा है 9.5, बट 500 के साथ वो 4000 है, तो वो 8 रुपीज नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये पक्का पर यूनिट सेम नहीं है। वैसे भी हेडिंग में लिखा हुआ पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। तो अब मैं अपनी इस ओवरहेड को मैं कैसे चेंज करूंगी? सो मेरे जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो देखे 3800 एंड 4000, आप कोई भी दो ले लीजिए, आपको अगर 500 और 800 लेना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले वेरिएबल कंपोनेंट निकालते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कैसे निकलेगा? वेरिएबल निकालने का तरीका होता है चेंज इन ओवरहेड्स, मतलब चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। मुझे पता है कि जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो तो यूनिट्स के साथ वेरी करेगा, राइट। सो वेरिएबल कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चेंजेस ले लेंगे, और वो चेंज निकलते ही क्या निकलाएगा, अपना वेरिएबल निकलाएगा। सो माय चेंज इन कॉस्ट इज, देखिए 200, राइट। कैसे निकाला 200? दिस इज इक्वल टू 4000 माइनस 3800 अपॉन 500 माइनस 400 is equal to 200 upon 100, it is equal to 2 per unit. So variable cost आ गया 2 per unit. What is my fixed cost? Fixed cost is total cost minus variable cost. What is fixed cost? Total cost minus variable cost. My total cost is 4000 and variable cost is 500 into 2, that is 1000. This is equal to 3000. So what is my fixed cost? टोटल में से वेरिएबल माइनस करिए तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा। सो टोटल निकाला हमने 4000 लिया, ये आ गया जी, राइट। और यूनिट्स इनटू 2 रुपीज निकला 3000। सो ये आगे मेरे फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट अलग अलग हो गया। अब मुझे क्या बोला जाता है, बोलते फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस of the unit when the weekly output will be, where the output is 1000 units, output is 1000 units। तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? हमें पता है जो डायरेक्ट मटेरियल था वो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से था, दैट मीन्स वो टोटल आएगा 2000। और डायरेक्ट वेजेस 4 रुपीज के हिसाब से था, 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000, राइट। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऊपर 2 पर यूनिट के हिसाब से आए हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 1000 2000। वाइल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने तोड़ दिया एलिमेंट और वो आ रहा है हमारा 3000 रुपीज, राइट, 3000 रुपीज। तो अब हमने आगे काम करना है, शुरू करना है। क्या ये सब चीजें सब में वैलिड है? यस मैम, सब में वैलिड है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? माय टोटल कॉस्ट इज 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11,000. And what is the profit? Profit is given to be 8 1/3%. Now you see here 8 1/3%. 8 3s are 24, 24 + 1 25, 25 by 3%, मतलब 1/100. इसको काटेंगे तो 4, दिस कम्स आउट 1/12। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को यूज करना आता है ना, हम क्या करते हैं 8 into 3 24 + 1, सॉरी फिर से देख लेते हैं, सारा गड़बड़ हो गया। सो 8 1/3% मीन्स 8 into 3, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप प्लस करते हैं, +1, सो दिस इज 24, दिस इज +1 इज इक्वल टू 25। सो 25 इधर आया, डिनोमिनेटर एज इट इज रह गया, और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो काटा किटा किया इसे 112, 1/12 बन गया। सो इट इज 1/12 ऑफ सेल्स, means it is 1/11 of cost.
So 1000 1 by 11 of course sales comes out to be 12,000. So are you ready to find out the selling price? Answer is yes. Selling price per unit is 12,000 for 1000 units. It is equal to rupees 12 per unit. ओके सो आप देख रहे हैं बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है इस काम को करने में. सिंपल काम था, सेमी वेरिएबल वेरिएबल, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था. बट हाँ, एक अच्छा पॉइंट सीखा हमने कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में देखिए जो वेरिएबल होगा वो हमेशा पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा. आप देख सकते हैं कि मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन. नाउ इफ यू सी द वेजेस, देन वेजेस आल्सो वेरिएबल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन, राइट. तो वेरिएबल भी पर यूनिट सेम है. बट अगर हम ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स के अंदर क्या है कि यूनिट्स के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है. तो मैंने क्या किया, सिंपल फंडा लगाया. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो यूनिट के साथ चेंज करे. तो मैंने क्या किया, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स लिया, उससे वेरिएबल कंपोनेंट अलग हो गया और टोटल में से अगर वेरिएबल माइनस करेंगे तो फिक्स्ड आ जाएगा. सो हमने फिक्स निकाल लिया और उसके बाद फिर हमने बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन किया. दैट्स माय कैलकुलेशन, राइट. And this is my answer. So this is my calculation, right? तो आप इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. और मेरे बच्चों, मेरा काम फिनिश हो गया है. अब तो आप सारे ही क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं. सो यू हैव टू फिनिश अप दिस चैप्टर इन योर होमवर्क, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस and never say no to your homework. आपको होमवर्क चैप्टर के साथ साथ खत्म होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे. अगर आपके पीछे पीछे आपका होमवर्क छूटता जाएगा और आप आगे आगे भागते जाएंगे तो भैया बहुत मुश्किल है आपके लिए. सो डू रिमेंबर कि आप अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, जितना मैं समझा रही हूँ साथ साथ लिख रहे हैं. एंड ध्यान रखिएगा हर सब्जेक्ट की कॉपी भी अलग अलग बना रहे हैं. सो जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस कॉस्टिंग. अगर किसी बच्चे ने ऐसा ना किया हो, अगर आपने ऐसा ना किया हो तो प्लीज़ अपनी कॉपी अलग बनाइएगा. हर चीज़ को मेरे साथ नोट डाउन करिए. मैं बीच बीच में पॉज करती रहती हूँ, आपको बताते रहती कि पॉज कर लीजिए. वहाँ पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लें. एंड सो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं. सी इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.